नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीन स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए शो में हम। कल नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी अहम दिन होगा। कौन कौन से नतीजे कल आने वाले हैं, किस पर फोकस रहेगा, ये बताएंगे शो में हम आगे। एसीसी और अंबुजा में होलसिम जो है वो उसकी अपना हिस्सा बेच रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। क्या है डिटेल्स देंगे शो में आगे। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की दमदार कॉल्स होंगी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। और बाजार की बात सबसे पहले करेंगे, जहां आज भी लगातार तीसरे दिन हमने देखा गिरावट देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी आज बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। बाजार की दिन भर की हलचल के बारे में पूरी जानकारी के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास। बिल्कुल, तो दो ट्रेडिंग सेशंस की कमजोरी के बाद आज बाजार संभलते हुए जरूर दिखे, लेकिन फिर वो जो तेजी थे उसे इंटैक्ट रख नहीं पाए और क्लोजिंग जब हुई तो बिकवाली का दबाव ही हमने देखा। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे तो आधा आधा देखने को मिला। 50% सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, 50% सेक्टर्स ऐसे भी थे जो बुरी तरह से टूट रहे थे। इस बीच कौन से स्टॉक्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे इस सूची में? एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड काफी हद तक बाजार को संभालने का काम कर रहे थे और दिन भर के दौरान अगर निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम कहीं नजर आ रहा था तो वो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में ही हमने देखा। साथ ही एचयूएल, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स थे। ऑफकोर्स एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद हमने देखा अच्छी तेजी के बीच कामकाज करता रहा और नंबर्स और साथ ही ट्रिगर्स जो थे वो काफी पॉजिटिव देखने को मिले थे और इसी के चलते यहाँ पर नतीजों का न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट, रिजल्ट का इम्पैक्ट था जो कि एशियन पेंट्स में नजर आया। बिकवाली का दबाव कहां पर देखने को मिला? हमने देखा यहाँ पर रिलायंस, टाटा स्टील स्पेस अगर देखें आज दिन भर में ही बिकवाली देख रहा था। उसमें सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई टाटा स्टील के काउंटर में देखने को मिली, लाल निशान के साथ। इनफैक्ट इन्फोसिस, ओएनजीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। मिड कैप स्पेस में काफी हद तक हमने स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखे और अच्छी तेजी के बीच कामकाज, जहां पर ऑयल इंडिया, इनफैक्ट अपोलो टायर्स, वरुण बेवरेजेस, एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला और साथ ही नवीन फ्लोरिन में भी अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स नजर आए। बिकवाली का दबाव मिड कैप स्पेस में गिरावट हावी होती हुई ऑयल इंडिया, जिंदाल स्टील, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी और नैटको फार्मा जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ हमने देखा करीब 3 से लेकर 8% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में आज देखने को मिल चुकी थी। इस बीच शुगर स्पेस को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो महत्वाकांक्षी टारगेट्स थे वो पूरे होते हुए दिखे और इसी का एक असर था जो कि आज के सत्र में हमने देखा। शुगर स्पेस अच्छी तेजी के बीच परफॉर्म करता हुआ दिखा और काफी ज्यादा सरकार का फोकस भी है, तो आने वाले दिनों में भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि शुगर स्पेस पर खास तौर से और साथ ही एग्री प्लेआउट पर फोकस रहेगा। मेटल स्पेस में गिरावट थी, शुगर स्पेस परफॉर्म कर रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और निजी बैंक क्षेत्र भी परफॉर्म कर रहे थे और बिकवाली का दबाव सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें आईटी में जो कमजोरी थी वो अब भी आज के सत्र में भी जारी रही। मेटल स्पेस, फार्मा और सरकारी बैंक क्षेत्र भी इसी सूची में शामिल थे जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव हमने देखा। बिल्कुल, तो दिन भर की तेजी को मेंटेन नहीं कर पाया बाजार। माफ कीजिए। इधर हमने इनाम होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर श्रीधर शिवाराम से भी बात की। उन्होंने कहा कि महंगाई में बढ़ोतरी से बाजार में करेक्शन दिखा है। आगे फेड की तरफ से दरों में 100 से 125 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी और हो सकती है। बुल्स जो है 21 तक बहुत हावी थे, उसके बाद बेयर्स के पास जो है एक ब्रह्मास्त्र आ गया, वो है इन्फ्लेशन और विच इज़ महंगाई। जब महंगाई इतनी बढ़ती है तो मार्केट में एक करेक्शन आती ही है और जिस लेवल पे महंगाई अभी ग्लोबली बढ़ रही है, ये इंडिया रिलेटेड नहीं है। अगर देखें यूएस की इन्फ्लेशन हमारे से ज़्यादा है, 8.5%। उनकी जो थ्रेशोल्ड है वो 2% की है, हमारी थ्रेशोल्ड 4% की है। हैविंग सेड दैट, हमारी जो इन्फ्लेशन अप्रैल की जो नंबर आने वाली है वो शायद बहुत ही ख़राब आएगी, 7.5 या उसके ऊपर आएगी। बट नॉर्मली इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम सीपीआई फॉलो करते हैं, तो ये इसमें 50 से ऊपर % हमारी फूड की है और फूड इन्फ्लेशन जो है समर मंथ्स में थोड़ी फ्लेयर अप होती है, विच इज़ अप्रैल एंड मई आर वेरी बैड फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन। अब हम भी वही देखेंगे कि हमारी अप्रैल और मई की नंबर्स ख़राब रहेंगी, बट कंपेयर टू ग्लोबल नंबर्स हमारी जो नंबर्स हैं मेरे हिसाब से इन द सेकेंड हाफ बहुत ही सेटल डाउन हो जाएगी और हमारी एवरेज इन्फ्लेशन फॉर FY23 मेरे हिसाब से विल बी अराउंड 6 to 6.25%, विच इज़ स्लाइटली अबव द थ्रेशोल्ड, विच इज़ वाई वी एक्सपेक्ट कि आरबीआई की तरफ से हम रेट हाइक देखेंगे एटलीस्ट से 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स।
बट फेड अगले 2 महीने में शायद 100 से 125 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज कर सकती है। तो ये जो रेट हाइक की जो संभावना है अगले 2 महीने में, ये नॉर्मली मार्केट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती है। इसके लिए बेयर्स थोड़ी हावी हैं अभी। तो रेट हाइक की संभावना यहां से बनी हुई है। न सिर्फ आरबीआई बल्कि यूएस फेड भी आने वाले समय में और रेट हाइक बढ़ाएगा और बाजार पर दबाव उससे बनता हुआ दिखेगा। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म की बात हुई। शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मंदार जामसांदेकर और रवि सिंह। दोनों का स्वागत करता हूं शो में। मंदार, आपसे शुरुआत करेंगे। लगा था ऐसा कि शायद 16,200 का लेवल होल्ड होगा। आज बिल्कुल रिस्की अफेयर होता दिख रहा है। एकदम 16,200 के पास जाकर आज हम बंद हुए हैं। कितना रिस्क है ये लेवल ब्रेक होने का, और अगर हुआ तो कितनी मुश्किल होगी बाजार के लिए? सौमित्र, आपने सही बात की कि वीकनेस तो बाजार में है। यानी आज भी अगर देखें तो एक अपसाइड देखने को मिला फर्स्ट हाफ में, लेकिन वो ऊपर में टिक नहीं पाया बाजार। तो इसलिए इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ वीकनेस तो जरूर आ रहा है और सेलिंग भी बनता है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन मार्केट यही रेंज में बना रहेगा। 16,100 और 16,500 इस तरीके का एक छोटा 400 पॉइंट का रेंज बना रहेगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए 1,000 पॉइंट का रेंज है। 33,900 से लेके 34,800 इस तरीके का एक 900-1,000 पॉइंट का रेंज बनेगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक हो जाते हैं, 16,100 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है, तो एक बार निफ्टी फिर से एक बार मार्च का जो लो है 15,600 15,700 के आसपास, वो फिर से एक बार टेस्ट करेगा। तो वीकनेस तो जरूर है, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट है, लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वीकनेस बना है। और ये उम्मीद करें कि शायद ये लेवल न टूटे, क्योंकि अगर ये लेवल्स टूटे 16,200 के, तो मंदार ने जो दो लेवल्स बताए हैं 15,600 से 15,700 के बीच, वहां तक गिरने की संभावना बाजार की बन जाएगी। चलिए देखते हैं। इस बीच जो यूएस मार्केट के फ्यूचर दिख रहे हैं वो तो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस बार ग्लोबल संकेत आज के लिए बेहतर हो। हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। एशियन पेंट्स पर फोकस होगा। चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मार्जिन भी इसमें सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल नतीजे कैसे देखने को मिल रहे हैं? मेरी सहयोगी विनी बोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, बताइए कैसे एनालाइज किया आपने एशियन पेंट्स के नंबर्स को? एशियन पेंट्स ने अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट किए। देखा जाए तो ओवरऑल बीट आया है एस्टिमेट से जो था। रेवेन्यूज इन लाइन थे, पर प्रॉफिट्स मार्जिन्स बीट थे। वॉल्यूम ग्रोथ भी हायर साइड पे आया हुआ था जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। सो शॉर्टली ओवरऑल एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ओवरऑल क्वार्टर 4 में एशियन पेंट्स से। रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 19% की रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं कंपनी से। और ये रेवेन्यू ग्रोथ मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ है दिस टाइम अराउंड, क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी तो उसका इफेक्ट भी आ रहा है। पर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया कंपनी ने। प्रॉफिट्स ये टाइम फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मेनली क्यों है प्रॉफिट्स इन लाइन? क्योंकि ये टाइम एक 116 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम थी, जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, श्रीलंकन करेंसी थी, उसकी वजह से उन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट किया हुआ है। और ये मेनली आइटम की वजह से प्रॉफिट्स इन लाइन विद इन लाइन आए हैं, नहीं तो वो बेटर होते थे। तो ओवरऑल प्रॉफिट्स एक्सक्लूड करते हैं तो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है अगर एक्सेप्शनल आइटम एक्सक्लूड की जाए तो। ओवरऑल एज ऑफ नाउ वॉल्यूम ग्रोथ जो डेकोरेटिव बिजनेस में है वॉल्यूम ग्रोथ वो है 8% की वॉल्यूम ग्रोथ। और ओवर कंपनी ने इंडस्ट्रियल कोटिंग बिजनेस में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखी है। इंटरनेशनल बिजनेस में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ में देखी है। उनकी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रही है। और ये डिस्पाइट जो क्वार्टर में हमने देखी थी जो ओमिक्रॉन की इम्पैक्ट थी, उसके अलावा कंपनी ने डिस्पाइट दैट मैनेज की है कि अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करे। तो ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। मार्जिन पे प्रेशर है क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ रही है, वो तो कंटिन्यू है, स्टीप इन्फ्लेशन है। तो यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट है, पर सिक्वेंशली देखें तो ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बट ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। शुक्रिया उस पूरे एनालिसिस के लिए। रवि, आपने कैसे एनालाइज किया नंबर्स को? यहाँ पर एशियन पेंट्स के ब्रॉडली नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा विनी बता रही है मार्जिन पर प्रेशर कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब यहाँ पर इस खराब बाजार में भी ये स्टॉक ऊपर बंद हुआ है आज। कैसे अप्रोच करना चाहिए एशियन पेंट्स को? स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। और जिस तरीके के आप स्टॉक को कवरेज कर रहे हैं उनमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। एशियन पेंट के देखिए नंबर्स जरूर यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन समय खराब है। समय खराब इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर है, डोमेस्टिक लेवल पे प्रेशर है। अगर यही नंबर्स पॉजिटिव मोड में नजर आते तो आपको स्टॉक 3 से 4% की रैली और ज़्यादा दिखाई
देता और लेवल लगभग 3400-3500 के हिसाब से आते। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि अभी चूंकि मार्केट यहाँ कंसोलिडेटेड मोड में है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो एशियन पेंट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। बेस्ट लेवल बाय के हैं आपके 3000 और दूसरा लेवल है 2800। ये दो लेवल ऐसे हैं जिनमें अगर आप बाय करेंगे तो आपको आपके सौदे में नुकसान नहीं होगा। और अपसाइड का टारगेट मैंने बता दिया, 3500 रुपए तक आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे। मार्जिन में जरूर प्रेशर है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ, इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ सभी बढ़े हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पर नंबर्स निकल के आए वो काफी पॉजिटिव हैं। और स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है वो मैंने आपको बता दी। तो आप इस तरीके से अगर बना के चलेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। करेक्ट, 3000 से 2800 के लेवल पर बाय कीजिए, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 3500 तक के लेवल आपको 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। एशियन पेंट्स वैसे भी कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पोर्टफोलियो स्टॉक है। वही बात यहाँ पर रवि ने भी कही है कि आप लें तो लंबे समय के लिए रखें, रिटर्न्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। कल जो है अडानी पोर्ट्स के भी नतीजे आने वाले हैं और कंपनी की साल दर साल जो कंसोलिडेटेड आय और मुनाफा है ये बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और क्या उम्मीद है, पूरी डिटेल्स देकर मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ रही है हमारे साथ। वामाक्षी, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है अडानी पोर्ट्स के नंबर से कल? अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजों की बात की जाए तो उसमें कंसोलिडेटेड आय है, उसमें करीब 16% का उछाल देखने मिल सकता है। आय का जो अनुमान है वो है करीब 4200 करोड़। ईबिटा की बात की जाए तो उसमें भी करीब 22% का उछाल देखने मिल सकता है और उसका अनुमान है 2700 करोड़ के लगभग। मुनाफे की बात की जाए तो मुनाफे में भी 18% का ग्रोथ नज़र आ सकता है। ईबिटा मार्जिन्स की बात करें तो पिछले साल के चौथे तिमाही में 63% पे थे और अब वो बढ़कर 66% पे आ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स ने जो मार्च 22 में वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए थे उसमें भी शानदार ग्रोथ देखने मिला है। जो स्लगिश वॉल्यूम्स थे वो एक ट्रेंड ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। कार्गो वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही 5% से बढ़े हैं। हालांकि जो कंटेनर वॉल्यूम्स है उसमें करीब 3% का डिप नज़र आया है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, वो होंगे उसके जो कंटेनर वॉल्यूम्स है उस पर जो आउटलुक कंपनी देगी, उस पर केपेक्स प्लान्स और एसईजेड इनकम। सो अडानी पोर्ट्स एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद के साथ फोकस में रहेगा। शुक्रिया वामाक्षी। तो यहाँ पर नतीजों की उम्मीद तो बेहतर है, भी देखते हैं कैसे नतीजे आएंगे। लेकिन बंदार, अगर आप अडानी ग्रुप पूरा देखें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो दिन काफ़ी ख़राब रहा। अडानी ट्रांसमिशन करीब 8-8.5% नीचे है। अडानी पोर्ट्स जो है वो करीब 2-2.5% नीचे है। अडानी एंटरप्राइजेस जो है उसमें हमने गिरावट आते देखी करीब 4% की। इस पूरे पैक में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, आपको ऐसा लगता है? मंदार, आपका माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, वो म्यूट पर है। हाँ जी, अडानी का पूरा अगर सारे के सारे स्टॉक्स अगर देखें तो एक बढ़िया सी अपमूव इसमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। यानी अडानी एंटरप्राइजेस का अगर मंदार, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है, उसे प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट अगर मैं देखूं तो 130 के प्राइस से ये ऊपर में 2400 रुपीज तक ऊपर चल चुका है पिछले 2-2.5 साल में। उसी तरीके से अगर मैं अडानी ट्रांसमिशन का चार्ट अगर अडानी ट्रांसमिशन भी 2-2.5 साल में 200 से ऊपर में 2800-3000 की लेवल तक चल चुका है। उसी तरीके से अडानी पोर्ट्स का भी चार्ट अगर देखते हैं तो 250 से ऊपर में 900-950 की लेवल्स तक ऑलरेडी चल चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स है ना अभी एक कंसोलिडेशन से जानी चाहिए। और अडानी पोर्ट्स के केस में पिछले 1 साल से ये कंसोलिडेशन हमें क्लियर कट दिख रहा है। तो स्टॉक 650 और 900 इस तरीके के एक रेंज में ऑलरेडी बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये रेंज, ये कंसोलिडेशन जो है वो आगे जाते भी कंटिन्यू होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स ये स्टॉक में अपसाइड लिमिटेड है। ऊपर में 850, 900, 950 और नीचे की तरफ 650 और 700 इस तरीके का इसमें सपोर्ट बनता है। ओके, तो यहाँ पर अपसाइड जो है लिमिटेड है। अडानी ग्रुप का एक स्टॉक और मैं बात करना चाहूंगा रवि आपसे, वो है अडानी विल्मर। लिस्टिंग के बाद जोरदार तेजी दिखाई इस स्टॉक ने, लेकिन अब लगातार लोअर सर्किट पे चल रहा है। क्या करना चाहिए? 583 पर आज लोअर सर्किट पे बंद हुआ है ये। देखिए सौमित जी, जो ट्रेन चल रही हो उसमें चढ़ने में कोई
बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत अगर वो रुक के चले भी तो भी वो अच्छे टारगेट पे पहुंच सकती है और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अदानी का पूरा ग्रुप का अगर मैं एक व्यू देता हूं तो जैसे अदानी विलमार है, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है, तो अदानी एंटरटेनमेंट है, ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि जैसे अभी मंदार जी ने भी जो बताई रेंज, आप उस रेंज को फॉलो करिए, आपके पोर्टफोलियो में 30% का एक जंप मिल सकता है। तो अभी इस समय जिन लोगों ने मौका छोड़ दिया था, जिन्होंने अदानी पोर्ट या विलमार 750, 800 और 900 रुपए तक देखे थे, उनके लिए वापस से मौका, क्योंकि देखिए फंडामेंटल स्ट्रांग है। अभी आपने अदानी पोर्ट के रिजल्ट की चर्चा की, वो काफी अच्छे हैं। विलमार का भी एक जो बिजनेस मॉडल है उसमें वो एक अकेले ऐसे कॉम्पिटिटर है जो इस तरीके का बिजनेस लेके आ रहे हैं और उनका लीडिंग यहाँ पर है और इंडस्ट्री को वो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव मूव जरूर चल रहा है, वो तो आप एसीसी और एम्बुजा में भी देख रहे हैं। तो इस तरीके के स्पेकुलेशन में अगर डिप मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म पे आपको रिटर्न मिलेंगे। और ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 18 से 20% के रिटर्न 6 महीने में मिल सकते हैं, जो कि आपको बैंक की एफडी में नहीं मिलते। तो इस तरीके की रणनीति और इस तरीके के ग्रुप में निवेश करने का फायदा है। चलिए, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। जो गिरावट दिख रही है आपको अडानी की कंपनियों में, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं, पोर्टफोलियो में बना के रखें। 18 से 20% तक के रिटर्न की उम्मीद यहाँ से लंबे समय में की जा सकती है। एक और सेक्टर जो फोकस में था वो था यहाँ पर शुगर स्पेस, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी बजिंग थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल में 9.99% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हमारे सहयोगी शरद दुबे इसी से जुड़ी एक खास रिसर्च लेकर आए हैं। बताइए शरद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है कि सबसे हाईएस्ट लेवल्स जो आप एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं पेट्रोल में, उसके आंकड़े जो है अचीव हो गए हैं। और जो केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ऑलमोस्ट 9.99% जो पेट्रोल है ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडिंग जो टारगेट है वो हासिल हो चुका है। और ये जो है बेसिकली OMC से जो है सप्लाई आता है और ऑन कोर्स से कह सकते हैं अगले 10% में बढ़ने के लिए। अगर टारगेट्स की बात करें तो 20% का टारगेट है जो 2025 का जो है लागू रहेगा। और अगर आंकड़ों में बात करें तो 1000 करोड़ लीटर्स, हाँ ये जो नंबर है 1000 करोड़ लीटर, इस पे फोकस रहने वाला। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग की क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बात करें तो उसमें जो है हम कहेंगे कि FY19 से लेके जो FY22 का जो जर्नी है उस पे आप देखेंगे 189 करोड़ का था, लेकिन अब जो है 420 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 42% का जो है कवरेज ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बहुत पॉजिटिव है आपके ऑफकोर्स इथेनॉल पॉलिसी के लिए और आगे जाते हुए शुगर स्टॉक्स के लिए भी, जो वो अपनी कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं 3 अहम OMCs हैं जो अपनी जो कह सकते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑलमोस्ट 35% से लेके 42% तक जो है ओवरऑल इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिए हैं। शुक्रिया शरद। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च यहाँ पर, और जाहिर तौर पर शुगर स्पेस जो है फोकस में रहेगा। जिस तेजी से हम लोग ये टारगेट पूरे किए जा रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के, उम्मीद है कि 2025-26 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा 20% का टारगेट अचीव करने के लिए भी। एक और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं। ACC और अंबुजा से होलसिम के एग्जिट को लेकर जो है बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अडानी के अलावा एक और दिग्गज कंपनी होलसिम की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हो गई है। और डिटेल्स दे रही है मेरी सहयोगी नयनतारा राय। हम अपने दर्शकों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली। होलसिम जो एग्जिट करना चाहते हैं ACC और अंबुजा से। अभी तक जो बातचीत हुई है वो यही है कि अदानी ग्रुप फ्रंट रनर है। अदानी ग्रुप मिडिल ईस्ट के कुछ सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ टाई अप करेंगे फाइनेंसिंग के लिए। ये जो डील है वो 10 से 11 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। परंतु हमको अब ये पता लगा है कि एक और प्लेयर एंटर कर रहे हैं रेस में, और वो है ArcelorMittal। लक्ष्मी एलन मित्तल की कंपनी ArcelorMittal दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, वेरी बुलिश इन इंडिया, wants to bet on the infrastructure story in India। और इसी कारण हमें बताया जा रहा है अपने सूत्रों से कि ArcelorMittal बहुत ही सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या उनको अंबुजा और ACC के लिए बिड करना चाहिए। हमें ये भी पता लगा है अपने सूत्रों से कि गोल्डमैन सैक्स एडवाइस कर रहे हैं ArcelorMittal को। इनिशियल कॉन्वर्सेशंस, इनिशियल डायलॉग्स बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में हो चुकी हैं बिटवीन ArcelorMittal और होलसिम। हमने ArcelorMittal को एक ईमेल लिखा है, उनकी कमेंट्स मांगी हैं। अभी तक ArcelorMittal ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है ET ना स्वदेश के क्वेश्चनर को। मगर अगर आप इसके बारे में देखें,
हम सब ने देखा है कि स्टील प्राइसेस के साथ क्या हुआ है। आर्सेलरमित्तल के पास अब इतना कैश है, वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। और आजकल क्या बातचीत हो रही है, अगर आप इंडिया में नहीं पैसा डालेंगे, आप कहाँ डालेंगे पैसे? चाइना में नहीं डाल रहे हैं, रशिया में नहीं डाल रहे हैं, इंडिया में डालना चाहेंगे। इंडिया में ऑलरेडी आर्सेलरमित्तल हैं, उन्होंने, आपको याद रहेगा कि उन्होंने एसआर के कैसे एसेट्स खरीदे थे, वो ऑलरेडी हैं इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में। अब जो इंटरेस्टिंग होगा कि ये रेस क्या अब 2 वे हो जाएगी। अदानीज फ्रंट रनर थे, अदानीज सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ टाई अप कर रहे हैं होलसेम के बिड को बिड करने के लिए। क्या एलन मित्तल और आर्सेलरमित्तल एक बहुत बड़ी फाइट देंगे अदानीज को? आप देखते रहिए ईटीना स्वदेश, ये एक बहुत ही बड़ी खबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं। शुक्रिया नयनतारा। रवि, क्विकली आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने भी बात की चलती ट्रेन का फायदा उठाना चाहिए। अगर ये जो खबरें डेवलप हो रही हैं इस पूरे एसीसी अंबुजा के स्पेस में, होलसेम की जो बिक्री हो रही है हिस्सा, उसमें से एक स्टॉक चुनना हो, एसीसी या अंबुजा, क्विकली किसे चुनेंगे आप? देखिए, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अंबुजा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे रिटर्न भी अच्छे दिए हैं। एसीसी थोड़ा सा जो है वो डाउनफॉल में भी देखने को मिलता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो अंबुजा मुझे लगता है ज़्यादा अट्रैक्शन है, और नंबर्स उसके ज़्यादा अच्छे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दोनों का कंपैरिजन करें बैलेंस शीट का, तो अंबुजा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है या शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का फायदा उठाना है, तो सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर लीजिए। 60% आप अंबुजा में लगा लीजिए और 40% आप एसीसी में लगा दीजिए, तो दोनों के मौके आपके पास बने रहेंगे। मौका भी ले सकते हैं यहाँ पर 60% अंबुजा में और 40% एसीसी में, लेकिन अंबुजा का पलड़ा भारी होता दिख रहा है फिलहाल। चलिए, वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि कौन से स्टॉक आइडियाज मेरे मेहमान लेकर आए हैं आज। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। मंदार, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से आइडियाज आप देने वाले हैं आज दर्शकों को? मंदार, आपका माइक एक बार फिर म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सौमित, तो 2 स्टॉक्स हैं। एक पोजिशनल व्यू से अजंता फार्मा है, इसमें वीकनेस दिख रहा है। जो पिछले 2 महीने से एक सपोर्ट बना हुआ था 1696 के लेवल पे, वो आज ब्रेक कर दिया है स्टॉक ने नीचे की तरफ। तो मुझे लगता है कि इसमें और हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसमें एक सेल बनेगा। 1725 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे का टारगेट 1500 का होगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, ये है टाइम टेक्नो। इसका एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 94-95 के लेवल्स पे, ये ब्रेक करके कंटिन्यूसली पिछले 4 हफ्तों से इसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आगे जाते हुए एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। 6 महीने से 1 साल का व्यू रखें और इसमें अगर बाय पोजीशन ले लें तो ऊपर में 125 का इसमें टारगेट भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा इस ट्रेड का वो 90 रुपए पे होगा। ओके, टाइम टेक्नो में यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, वहां पर लॉन्ग लेके चल सकते हैं आप, लेकिन अगर आप शॉर्ट साइड के प्लेयर हैं तो अजंता फार्मा पर फोकस कर सकते हैं। रवि, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे आज? स्वामी जी, 2 स्टॉक्स हैं, चाहे वो कल की ट्रेडिंग में देखें, मुझे लगता है 1 से 1.5% के रिटर्न, और लॉन्ग टर्म पे रखते हैं तो 18% के रिटर्न। पहला स्टॉक है अपोलो टायर, आज आपकी लिस्ट में भी था। अपोलो टायर यहाँ पर बाइंग मोमेंटम यहाँ पर गेन कर रहा है। इंट्राडे के हिसाब से 205-208 के लेवल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 235 के लेवल, 15 के पी पे यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। गिरते मार्केट में एक अच्छा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में भी लगा सकता है, और इंट्राडे जो प्लेयर प्ले करते हैं उनके लिए भी एक फायदेमंद स्टॉक है। दूसरा स्टॉक आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिस तरीके से अभी यहाँ पर मोमेंटम गेन किया है, पूरे मार्केट को ओवर परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म नहीं किया। अंडर परफॉर्मेंस इंडेक्स का है यहाँ पर, क्योंकि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की परफॉर्मेंस देखिए, चार्ट भी देखिए, फंडामेंटल भी देखिए, तो सभी एक तरफा सपोर्ट दे रहे हैं। अप साइड में 1250 के टारगेट, और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो 100 से 80 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट बुलिश हो या बेयरिश, लेकिन ये 2 स्टॉक आपकी कमाई जरूर कल कराएंगे। चलिए, मार्केट बुलिश हो या बेरिश, ये 2 स्टॉक आपकी कमाई जरूर कराएंगे। अपोलो टायर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दोनों में बाय साइड का व्यू है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और रवि, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। और फिलहाल कल की तैयारी में बस इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश, क्योंकि आगे आ रहा है कंज्यूमर स्केल।